Now we're going to start the new chapter, which is the Porter's 5 forces of the model. अब इसमें हमने क्या क्या देखना है, दैट इज इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे किया जाता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, पोर्टर्स के 5 फोर्सेस ऑफ मॉडल कौन से हैं, कंपेटिटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है, एंड व्हाट आर द assumptions, यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल, राइट. Second, we have that is industry analysis. It is a tool which is used to create the strategies against the competition. ताकि हम competition में strategies ऐसे बना सके so that we can survive in the competition. We can beat the competition. We can manage the competition effectively. It helps the company to identify that what are its strengths, कि business कहाँ पे अच्छा है, and what are the weaknesses, कि company जो है हमारी वो कहाँ पे lack कर रही है. Second, we have position themselves in the industry. Now it helps us to stand out and compete effectively. हम competition से हट के कैसे अपने आप को present कर सकते हैं ताकि हम succeed कर सकते हैं इस industry में. Third, we have to identify the areas to increase the profits. It shows कि company कहाँ पे जो money है वो बना सकती है. And fourth is we have to spot the opportunities and the threats. It helps us to detect कि कौन कौन से good chances हो सकते हैं, that is opportunities, और कहाँ कहाँ risk आ सकते हैं, that is the threats in the industry trends. Next, we have the industry analysis and the strategy formulation. Now, what is industry analysis? It means we have to study the market, we have to study the competition, कि कहाँ हमारा business जो है वो stand कर रहा है. ठीक है, competitive strategies कौन सी होती है ताकि हम help कर सके अपनी companies को rival के against beat करने के लिए. ठीक है, देन वी हैव द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. अब इसके अंदर क्या होता है, दैट वी हैव टू प्लान एक्शंस ताकि हम जो गोल्स है अपने कंपनी के वो अचीव कर सके. सो वी हैव टू अचीव द गोल्स, लाइक वी हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, वी हैव टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. तो वो हमारी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि हम अपने फ्यूचर गोल्स जो है वो अचीव कर सके. देन क्रिटिकल क्वेश्चन एनालिसिस कौन से होते हैं कि कंपनी के गोल्स क्या है, व्हाट डज अ कंपनी वांट टू अचीव, वेयर इज कंपनी नाउ, अभी कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, what is the business environment, what is like happening in the market, and how to improve in the future. हम कंपनी को in the near future कैसे improve कर सकते हैं. Now second we have that is the SWOT analysis. अब SWOT analysis क्या होता है, that what is the company good at, वो हमारी strengths आ जाती है. weaknesses क्या आती है, that what needs the improvement, हमें कहाँ कहाँ improvement करने की जरूरत है in the company. Then third we have that is the opportunity, that what can help us to grow. हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर दिखती है इन द मार्केट वो हम ग्रैब कर सकते हैं ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो सके, मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज हो सके. एंड फोर्थ वी हैव दैट इज द थ्रेट्स. नाउ व्हाट कैन हार्म द बिजनेस, दैट व्हाट आर द रिस्क व्हिच कैन अफेक्ट आवर कंपनी. ठीक है, देन वी हैव द बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस. अब इसमें क्या होता है, दैट वी हैव टू ट्रीट द बिजनेस लाइक द इन्वेस्टमेंट्स, ताकि हम जो अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट है हम उसको होल्ड करके रखें, और जो हमारी बुरी इन्वेस्टमेंट्स हैं हम उसको ड्रॉप कर दें या फिर सेल ऑफ कर दें. ठीक है, देन वी हैव द बीसीजी मैट्रिक्स विच इज बेस्ड ऑन द मार्केट शेयर एंड द ग्रोथ. अब इसके अंदर हमने पढ़ा था दैट 4 टाइप्स ऑफ द बेसिक्स होते हैं, लाइक द स्टार्स हो गया, वी हैव स्टार्स, वी हैव कैश काउज. ठीक है, then we have question marks. Okay, and last we have that is the dogs. Then we have the GE matrix, which is based on the market key attractiveness and the business trends. It looks at that how the attractive the market is and how strong it is in the market. So these are all the industry analysis and the strategy formulation. Now next we have that is a Porter model. अभी किसने बनाया था, that is it was developed by the Michael Porters in 1979 और 80 के बीच में ये बनाया गया. इसका मेन पर्पस क्या था, ताकि हम इंडस्ट्री के कंपटीशन को देख सके और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जो है वो बना सके. ठीक है, नाउ इट फोकसेस ऑन द इंडस्ट्री कंपटीशन. इट हेल्प्स द कंपनी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कंपेटिटिव द मार्केट इज. मार्केट हमारी कितनी कंपेटिटिव है वो कंपनीज को पता चलता है इसके थ्रू. ठीक है, हम अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो देख सकते हैं कि इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनी इज एज कम्पेयर टू द राइवल्स. हम कंपटीशन को बीट कर भी सकते हैं कि नहीं, वो उससे हमें अपनी स्ट्रेंथ जो है वो पता चलती है. देन इट एक्सप्लेन्स द परफॉर्मेंस डिफरेंस. इट टेल्स दैट हाउ द कंपनीज कैन डू बेटर देन द अदर्स. ठीक है, इट चेक्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द न्यू आइडियाज. इट हेल्प्स अस टू नो कि कौन सा न्यू प्रोडक्ट या सर्विस जो है हम लेके आ सकते हैं मार्केट में ताकि हम प्रॉफिटेबल हो सके एज कम्पेयर टू द अदर competitors. Now next we have that is a Porter model and the competitive analysis. अब competition है वो affect करता है कि how much money can be made by the company. ठीक है,
अब इसका क्या मतलब है कि कंपटीशन जो है ना अफेक्ट करता है हमारे प्रॉफिट्स को। जैसे अगर हमारा कंपटीशन अगर हाई है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट्स हमारे जो है वो कम रहेंगे, ठीक है। और अगर कंपटीशन हमारा लो है तो प्रॉफिट्स जो है वो हमारे वो हाई रहेंगे, ठीक है। अब हाई रेशियो क्या होता है, फ्यू फॉर्म्स जो होते हैं हमारी डोमिनेट करती है, लेस कंपटीशन हायर प्रॉफिट्स। और लो रेशियो क्या होता है, दैट इज मेनी फॉर्म्स आर देयर टू कम्पीट, दैट मींस मोर कंपटीशन सो लोअर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट पोटेंशियल हमने पढ़ा था, हाउ मच अ प्रॉफिट अ कंपनी कैन अर्न, प्रॉफिट कितना कमा सकती है कंपनी इन द लॉन्ग टर्म। ओके, देन वी रेड कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या होता है, दैट इज द हाई रेशियो एंड द लो रेशियो। अब पोर्टर्स के 5 फोर्सेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि इंडस्ट्री कंपटीशन कैसा है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। सो पोर्टर्स के जो 5 फोर्सेस है ना, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द कंपटीशन इज, कंपटीशन कैसा है हमारे इंडस्ट्री में, और हाउ द प्रॉफिटेबल द मार्केट इज। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो हमें इससे पता चलती है। A company uses strategies to shape forces for the better positioning. A company क्या करती है ना, now they use different tools, like वो प्लान करते हैं ताकि जो बिजनेस डिसीजन जो है वो काफी अच्छे तरीके से वो ले पाए, ठीक है ना। व्हाट आर द assumptions ऑफ द पोर्टर मॉडल। अब assumptions क्या रहती है, दैट इज अ बायर्स सेलर्स एंड कॉम्पिटिटर्स है ना, नाउ दे डोंट इंटरेक्ट, वो आपस में बात नहीं करते, दे डोंट वर्क टुगेदर, ठीक है। Second, we have the value which comes from the structural advantages, that is the barriers to entry. Now profit comes from the special advantages. Profit हमें कैसे आता है कि हमारा ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, हमारे पेटेंट अच्छे हैं, it is very hard to enter the market, like there are barriers to the entry. Okay, then third we have, that is a low uncertainty allows planning for the competition. अब less confusion in the market helps the business to plan better. जितना uncertainty रहेगी ना, जितनी कम uncertainty होगी, उतना ज़्यादा हम अच्छा plan जो है वो competition कर सकते हैं। Now next we have, that is the 5 forces of the Porter's model. अब इसके अंदर 5 कौन से आते हैं forces? That is the threat of the new entrants, threat of the substitutes, bargaining power of the buyers, bargaining power of the suppliers, and last we have, that is a rivalry among the existing players. Okay, so सबसे पहला कौन सा आता है, that is the threat of the new entrants. मतलब न्यू कंपनीज क्या इजीली एंटर कर सकती है मार्केट में। अब अगर बैरियर्स की बात की जाए, दैट इज द ब्रांड लॉयल्टी उसके अंदर आ सकता है, हाई कॉस्ट आ सकती है, रेगुलेशंस काफी ज्यादा हो सकते हैं। जितने ज्यादा बैरियर्स होंगे उतना डिफिकल्ट होता है टू एंटर, और जितना इजी हम एंटर कर सकते हैं, दैट मीन्स इट विल बी मोर रिस्कियर। अब जितना ज्यादा रिस्की होगा तो हमारे लिए वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सेकेंड वी हैव, दैट इज द थ्रेट ऑफ द सब्सटीट्यूट्स। नाउ थ्रेट ऑफ द सब्सटीट्यूट्स में क्या होता है कि रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स कैसे इजीली मिल सकते हैं। जैसे कैन अदर प्रोडक्ट्स रिप्लेस योर टी फॉर कॉफी फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है, दैट कैन कस्टमर्स चूज समथिंग एल्स, वो कुछ और चूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट। लाइक वी हैव कोक वर्सेस जूस हो गया, या फिर बाइक वर्सेस बस हो गया, ठीक है। लाइक अगर मोर चॉइसेस है सो यू विल लूज योर कस्टमर्स। लाइक अगर फ्यूअर सब्सटीट्यूट्स है तो मोर प्राइसिंग पावर रह सकती है। अगर हमारे पास बहुत कम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स उसके अवेलेबल है तो हम अपने हिसाब से प्राइसिंग जो है वो रख सकते हैं। और इसका केस वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर मोर चॉइसेस है तो आपको अपना प्राइस जो है वो कम रखना पड़ता है, और अगर अपना प्राइस कम रखना पड़ेगा सो इट विल बी लेस प्रॉफिटेबल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, दैट इज अ बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। दैट मीन्स पावर ऑफ द कस्टमर क्या है, कैन कस्टमर पुश फॉर द लोअर प्राइसेस, मीन्स कैन कस्टमर डिमांड चीपर प्राइसेस और बेटर प्रोडक्ट्स की। इसके अंदर हम पावर किसको दे रहे हैं, द बायर। सो पावर इज इन द हैंड ऑफ द बायर। जितने स्ट्रॉन्ग बायर्स होंगे उतना हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, मतलब वो लोअर प्राइसेस पे करने को रेडी है, या फिर वो बेटर क्वालिटी चाह रहे हैं जो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस रहेगा। अगर हमारे बायर्स के पास बहुत ज्यादा पावर है, इट विल बी लेस प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। देन वी हैव बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स में क्या होता है, कैन सप्लायर्स रेज इनपुट कॉस्ट, लाइक रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब रेज प्राइसेस मतलब वो अपने इनपुट कॉस्ट की जो है, इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ में वो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर भी कस्टमर बाय कर रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग सप्लायर है, दैट मीन्स पावर इज इन द हैंड ऑफ द सप्लायर, तो फिर वो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट फॉर द कंपनी, it will increase the cost for the company. अगर few suppliers है, unique products है, so it will give power to the supplier, or it will be more profitable for the company, ठीक है। Like if only one milk supplier is there, now he can charge more, there can be monopoly, ठीक है। So इससे क्या होगा, strong power रहेगी हमारे suppliers के पास,
so it will give them a power to charge the price whatever they want. Then last we have that is the rivalry among the players. अब इसका क्या मतलब है that how many companies are already selling the same thing. राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर वो कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल जितना ज्यादा कंपटीशन होएगा ना उतना हमारा प्रॉफिट जो है वो कम रहेगा. कंपटीशन जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स हाई रेशियो रहेगी, अगर दैट मीन्स हमारे प्रॉफिट जो है उससे कम रहेंगे. हाउ इंटेंस इज कंपटीशन बिटवीन द करंट फर्म्स, लाइक प्राइस वॉर्स होती है, इट विल लोअर द प्रॉफिट्स. जितने ज्यादा कंपेटिटर्स होंगे ना उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट जो है वो कम रहेगा. सो दीज आर ऑल द 5 फोर्सेस ऑफ द पोर्टर्स मॉडल. तो हमने पहले अभी 5 फोर्सेस पढ़ लिया है. अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द 5 फोर्सेस. सबसे पहले हमने पढ़ा था दैट एंट्री ऑफ द कंपटीशन. अगर न्यू फर्म्स एंटर करती है ना तो कंपटीशन जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है, प्राइसेस जो है हमारे लो हो जाते हैं, कॉस्ट जो है हमारी बढ़ जाती है, प्रॉफिट्स हमारे अल्टीमेटली जो है वो कम हो जाएंगे. अब बैरियर्स टू एंट्री हम कैसे डाल सकते हैं, लाइक ब्रांड लॉयल्टी डाल सकते हैं, या फिर हाई स्टार्टिंग कॉस्ट है, पेटेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड वो ज्यादा हो सकते हैं. फैक्टर्स कौन से आते हैं, लाइक अदर फैक्टर्स में आ जाता है एग्जिट बैरियर्स, कि जब हम इंडस्ट्री छोड़ने वाले हैं तो हमारे एग्जिट बैरियर्स बहुत ज्यादा है. फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, दैट इज अ कॉस्ट विच डू नॉट चेंज. या फिर इंडस्ट्री का ऐसा स्ट्रक्चर है लाइक इंडस्ट्रीज हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड. सो दीज आर ऑल द 3 फैक्टर्स which affects the entry of the competitors. Second, we have the threat of the substitutes. Now, substitutes का क्या मतलब है, that is other options are available for the customers. If customers have similar alternatives, उसके पास रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, तो हम अपने प्राइसेस जो है उस केस में इंक्रीज नहीं कर सकते. उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो भी हमारा लो हो जाएगा, कि क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स है ना दे कैन इजीली स्विच टू द अदर प्रोडक्ट. अगर हमारा ऑल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो काफी अच्छा है तो डेफिनेटली इट विल शिफ्ट. हाउ कॉस्टली इट इज टू शिफ्ट, ठीक है, लाइक स्विचिंग कॉस्ट भी हो सकती है. अगर स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है तो कस्टमर हमारे पास ही रहेगा, हमारा कस्टमर जो है वो रिटेन रहेगा. अगर सब्सटीट्यूट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो कस्टमर हमारा शिफ्ट कर जाएगा. अगर बायर खुद ही बहुत विलिंग है कि उसको वो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट ही बाय करना है तो उस केस में भी हमारा जो प्रॉफिट्स है वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे. सो इस केस में प्राइसेस जो है वो इजीली हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स. दैट इज कस्टमर की पावर कैसी है. अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स है दे कैन डिमांड लोअर प्राइसेस. अब प्राइसेस की जो पावर है नाउ दैट इज इन द हैंड ऑफ द बायर, और वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे से डिमांड कर सकते हैं. सो ऑल पावर इज इन द हैंड ऑफ द बायर. नाउ स्ट्रॉन्ग बायर डिमांड लोअर प्राइसेस और बेटर क्वालिटी, बेटर प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं. अब इसके फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, द फैक्टर्स विच गिव बायर्स मोर पावर, लाइक फ्यूअर कस्टमर्स है, कस्टमर ही थोड़े हैं वो ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं. सो हमारी जो बायर्स की पोजीशन है दैट इज इन द अपर हैंड दैन द सेलर की पोजीशन. ठीक है, नाउ इट इज वेरी इजी टू स्विच टू द अनदर ब्रांड. ठीक है, ये सब पावर हमारे बायर के हैंड में. प्राइस सेंसिटिविटी है, लाइक दे केयर लॉट अबाउट द प्राइस. अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है कि प्राइस इसका इंक्रीज हुआ है दे विल शिफ्ट टू द अदर प्रोडक्ट. सो ऑल पावर इज इन द हैंड ऑफ द बायर्स. राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स. अब इसमें क्या है कि सारी पावर जो है ना हमारी सप्लायर्स के हैंड में, लाइक दे कैन इंक्रीज द रॉ मटेरियल की कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर लेस क्वालिटी गुड जो है वो हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं. और हमें ये सब चीजें जो है एज अ बायर हमें वो सहना पड़ेगा, बिकॉज ऑल पावर इज इन द हैंड ऑफ द सप्लायर. अभी हमारी कॉस्ट अगर उन्होंने इंक्रीज कर दी इससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, हमारे एक्सपेंसिस क्योंकि इससे हमारे बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि जो सप्लायर है वो ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है हमारे पास. हमारी जो स्विचिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, लाइक वी कैन नॉट स्विच टू द अनदर प्रोडक्ट, वी हैव टू बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक सप्लायर. सो ऑल पावर गोज इन द हैंड ऑफ द सप्लायर. देयर इज नो इजी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, दे आर प्रोवाइडिंग वेरी यूनिक प्रोडक्ट्स, देयर इज हाई स्विचिंग कॉस्ट. तो उससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली हमारे रिड्यूस हो जाएंगे. और नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स. अब इसमें क्या है कि कंपटीशन जितना ज्यादा रहेगा ना उतना प्रॉफिट जो है हमारे वो रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, लाइक स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हमें चाहिए, हाई स्टार्टिंग कॉस्ट है, या फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, इट बिकम्स अ बैरियर टू द एंट्री. क्योंकि अगर कंपटीशन ज्यादा होगा ना वी हैव टू कट डाउन द प्राइस. जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है उसको हमें कम करना पड़ेगा, तो ही हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को चूज करेगा एंड नॉट ऑफ द कॉम्पिटिटर. और अगर हमारे हाई एग्जिट बैरियर्स है दैट इज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव द बिजनेस, तो तब भी हमारा कॉम्पिटिशन जो है वो हाई ही रहेगा, तो इट विल कॉस्ट अस. ठीक है, अब कस्टमर्स जो है वो अगर इजिली स्विच कर सकते हैं टू द अदर ब्रांड्स
तो उससे हमारा जो प्रॉफिट्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। लाइक कंपनीज की बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है, हाई फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? दैट कॉस्ट विच डू नॉट चेंज। लाइक मेनी कंपनीज है वो ऑफर कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट्स या फिर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर्स जो है हमारे उसमें वो स्विच कर जाएंगे। तो उससे हमारा कॉम्पिटिशन जो है वो हमारा इंक्रीज अगर हो गया तो उसमें प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द पोर्टर्स मॉडल। अब इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है? इट शोज हाउ प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमंग द कॉम्पिटिटर्स। नाउ इट एक्सप्लेन्स दैट हाउ प्रॉफिट्स जो है हम कैसे डिवाइड करते हैं अपने कंपनीज में। इफ कॉम्पिटिशन इज हाई, प्रॉफिट्स जो हमारे वो लो रहते हैं फॉर ईच ऑफ द फर्म, और अगर कॉम्पिटिशन इज लो तो हमारे प्रॉफिट्स जो है वो हमारे हाई रहते हैं। ठीक है। इट लुक्स बियॉन्ड द करंट राइवल्स। Now it doesn't study the existing competitors, rather it consider all the competitors in the industry, like कौन से new entrants आए हैं, substitute products कौन से हैं, bargaining power of the suppliers क्या है, bargaining power of the buyers क्या है। ठीक है, वो सब पे एक ओवरऑल रिव्यू जो है वो देता है। ठीक है। then we have focuses on the industry and not just the one product. Now it focuses not only just one product but rather it analyzes the entire industry, ये सारी इंडस्ट्री को देखता है। ठीक है। एंड लास्ट वी हैव दैट एम्फेसिस ऑन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस। अब इसमें क्या आता है? दैट इज इट हेल्प्स अस टू स्टडी द आउटसाइड फैक्टर्स, जैसे गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स आ रहे हैं, कस्टमर की क्या क्या चॉइसेस है, कस्टमर की क्या क्या प्रेफरेंसेस है, मार्केट कंडीशंस कैसी है। तो इससे हमें एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस भी जो है वो भी होता है। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तो हमें हेल्प करती है, लाइक इट हेल्प्स द बिजनेस टू प्लान बेटर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। कंपटीशन क्या कर कॉम्पिटिटर्स हमारे क्या कर रहे हैं इन द सेम इंडस्ट्री, हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज कर सके, मार्केट शेयर जो है वो हमारा इंक्रीज कर सके। हमें अपने मार्केट रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं ताकि हम अपने थ्रेट्स को रिड्यूस कर सके, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में उसको हम ग्रैब कर सके। ठीक है। तो स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी हमें इससे पता चलती है, सो दैट बिजनेस को पता चलता है दैट वो कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं इन द होल इंडस्ट्री, कहाँ उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि वो सर्वाइव कर सके इन द मार्केट। So these are all the advantages of the Porter's model. Now, what are the disadvantages of the Porter models? Now, it is best for the stable industries only. It works best in the stable conditions and not in all the industries. अब देखो, जो हमारी थिंग्स जो है ना, हमारी जो मार्केट कंडीशन जो है वो हमारी बहुत जल्दी चेंज होती है, चेंजेस वेरी क्विकली। इट इज़ अ वेरी फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, लाइक टेक्नोलॉजी में इनोवेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो उससे क्या होता है कि हमें उसके साथ साथ उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होता है, बट इट डजंट हेल्प इन दैट। द पोर्टर्स के जो फोर्सेस है वो इसमें हेल्प नहीं करते हैं। इट इग्नोर्स इनोवेशन, इट फोकसेस ओनली ऑन द कॉम्पिटिशन एंड नॉट ऑन द इनोवेशन। ठीक है। लाइक क्रिएटिविटी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इस पे ये बहुत कम ध्यान देते हैं। ठीक है। इट assumes that all the firm want to compete. It only focuses on the competitive analysis. ये सिर्फ चाहते हैं कि कंपनी सिर्फ compete ही करती रहे। It ignores all other factors. There are many other factors like social goals उसके हो सकते हैं। So it is not for all the businesses aim for the competition. अब हर कोई इंडस्ट्री में जो है फर्म, now it focuses also on the social goals कि उसको सोशली भी एक कंपनी को एक वर्क करना होता है, but it ignores that factor. It assumes that there are no interaction between the buyers, suppliers and the competitors. हमने पहले भी पढ़ा था that it assumes that they are not going to work together. It is wrongly assumed because हर एक customer buyer they all are interlinked. They have to interact और reality में वो interact करते भी है, but ये एक false assumption पे जो है ये model जो है हमारा काम करता है। It is very static in nature. देन इट इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेसेस हो गए या फिर स्टार्टअप जो नए नए इंट्रोड्यूस करे गए, ये उनके लिए सुटेबल नहीं होता बिकॉज इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू यूज दिस काइंड ऑफ द मॉडल, क्योंकि उनके पास रिसोर्स की लिमिटेशन है, डेटा लिमिटेशन है, सो दे कैन नॉट यूज दिस पोर्टर्स मॉडल. So these are all the advantages and the disadvantages of the Porter's model. And here we mark our end to this chapter of the Porter's five forces of the model.